नमस्कार, जय भीम, जय पेरियार। काली कला स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। काला ये सिर्फ एक आम रंग नहीं है जैसे हम और आप ओढ़ते बिछाते हैं। ये रंग है उस विद्रोह का जो इस देश की 85% आबादी हर दिन, हर रोज़, हर गली मोहल्ले में दर्ज करा रही है। ये वो रंग है जिसे पेरियार ने अपनी ब्लैक शर्ट मूवमेंट के लिए चुना था। ये रंग है उस तीसरी पीढ़ी का जिसको सत्ता के शिखर पर बैठाने का ख्वाब बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने देखा था। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ आज उसी तीसरी पीढ़ी के उभरती हुई आवाज़ है। मेरे साथ हैं JNU के छात्र और सोशल एक्टिविस्ट जयंत कुमार। तो जयंत, चूँकि अब आप RJD से पूरा वास्ता रखते हैं, तो जो 1990 से और 2005 के बीच में जो आपकी सरकार थी उसमें जो हिंसा हुई उस पर आपका क्या सफाई देंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी हेजेमनी में किसी खास वर्ग के वर्चस्व को जब चुनौती दी जाती है तो वहाँ कोई प्रेम से नहीं बोलेगा दुष्यंत जी आइए और हम आपकी अब सरकार आ गई है इसलिए हम वो मचाना बंद कर देंगे, हम बधाई करना बंद कर देंगे। वो करेंगे, वो करते हैं। और उसी में जो है मैं कह रहा हूँ कि अभी अनंत सिंह ने जो पूरे नाखून निकाल दिए जिसका जिक्र वालों के साथ जी कर रहे थे 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान, यह तो तब हुआ है जब इतने दिनों का शासनकाल हमारा रहा है। तो वो मनगढ़ों पन्ना से बाज नहीं आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी मुस्लिम जातीय हिंसा हुई, जो झड़प हुई, उसमें तमाम लोगों को सैंतने के लिए अमित आयोग का गठन हुआ। जिस लक्ष्मणपुर बात है, बथानी 14 में दलितों का एक तरह से कत्लेआम कर दिया गया, उसमें जांच के आदेश हुए। लालू प्रसाद खुद जाते थे वहाँ और अमीरदास आयोग का जो गठन हुआ उसको नीतीश कुमार ने भंग कर दिया। और जो ये माले वाले लोग उछलते कूदते हैं, इसी माले का अलायंस 1995 में समता पार्टी का था माले वाले के साथ नीतीश जी ने किया। तो फिर अभी माले और आयसा कैसे बोल रही वो सवाल खड़ा कर रही है। चूँकि अब RJD JNU में है जी, आप उसके वर्कर हैं, तेजस्वी जी खुद आकर आपका कैंडिडेचर अनाउंस करते थे। तो आपको नहीं लगता है तेजस्वी जी को आपका कैंडिडेचर अनाउंस करने से पहले, राजद गठन करने से पहले JNU कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए? किस बात के लिए? तो चंदू उनके शासनकाल में मारा गया, इसमें जो मेन अक्यूज था वो शहाबुद्दीन था जिसको आपकी पार्टी ने ही लालन पालन करके बढ़ा दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्यूज, नॉट कन्विक्टेड। अक्यूज तो आपके नेता भी देना चाह रहा था। नहीं, इसीलिए मैं कहा कि लालू जी का साथ छोड़ देना चाहिए। क्या राष्ट्रीय जनता दल के तमाम प्राथमिक सदस्यों के साथ आकर आलोचना करनी चाहिए लालू जी की? क्या मैं कह रहा हूँ एक्यूज, नॉट कन्विक्टेड। हम कर न्याय प्रक्रिया पर पूरा जो भी बहुत सारे हमने चारा घोटाले जो 70 से चले आ रहे थे उसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लालू प्रसाद ने दिया। और न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी मैं उस तरह की टिप्पणी की घनघोर आलोचना करता हूं जो न्याय की पीठ से आता है कि तबला बजाना चाहिए। ये न्यायाधीश की भाषा है। जुडिशरी का सम्मान करते हैं लेकिन जुडिशरी में बैठे, इसीलिए हम जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन की मांग करते हैं। जन बात उठी है आरक्षण की, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप कहते हैं कि हमारा वोट बेस वोटर वो MY है, मुस्लिम है? कभी हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं, आपकी सोशल इंजीनियरिंग है MY। कोई नहीं, हम कभी नहीं कहते कि MY है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो अति पिछड़े अल्पसंख्यक उसमें भी पसमान हुआ और ये तमाम लोग जो हैं हमारे साथ नेचुरली जुड़े हुए, हम पर भरोसा करते हैं। आप ये कौन लोग बोल रहे हैं कि MY? हम आपको डेटा के साथ हम कह सकते हैं कि 80 जो हमारे MLA अब्दुल 81 है ना, एक जो मैंने 80 MLA जो हमारे जीते थे उसका सोशल कंपोजिशन आप उठाकर देख लें। और मैं महिलाओं की बात करूँगा, ये जेंडर जस्टिस करने वाले लोग, मैं जान रहा था कि आप ये सवाल करेंगे और चूंकि 243 विधानसभा है और सबके नाम याद रखना मुश्किल है। स्वीटी हेम्ब्रम महिला आदिवासी समाज से हैं, उनको जमुई लोकसभा का भी प्रभारी तेजस्वी जी ने बनाया। जमुई लोकसभा को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, उनके कुलचिरा चिराग पासवान जी। वहां का प्रभारी एक महिला को बनाया गया। महिला में भी कौन? आदिवासी समाज, जो इमेजिनेशन में इन लोगों के नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ 9 महिला जो हमारी जीती हुई है उसमें प्रेमा चौधरी पातेपुर की MLA क्या है? पासी समाज से। रेखा पासवान मसौली से आती है। समता देवी बाराचट्टी से। समता देवी कौन है? भगवतिया देवी की बेटी जो पत्थर तोड़ती थी भगवतिया देवी, वो समता देवी बाराचट्टी से MLA। अब मैं आपको बताता हूँ सावित्री देवी चकाई से, वर्षा रानी
बिहपुर से, ये सब अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और एजिया देवी, डॉक्टर एजिया यादव, अब कहेंगे ये लोग तुरंत कहेंगे कि यादव बात हो गया। ये 9 जो हम आपको नाम गिना रहे हैं इसमें एकमात्र यादव, और वो यादव कौन? पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। और वो कहाँ से? पेट्रियार्की को कैसे स्मैश किया जाएगा? उनको उनके ससुराल से नहीं कराया गया, लालू जी ने उनको टिकट उनके मायके से दी। तो जयंत, ये जो जातिवाद का तगमा लगता है आपकी पार्टी का, इस पर कुछ तो सच्चाई होगी ना? कोई सच्चाई नहीं। बुरा बाल साफ करो आपके नेता का नारा नहीं था? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं था? मैं कह रहा हूँ कि जिस बात को में कहीं कोई सच्चाई नहीं है उसको हमारे ऊपर आप कैसे थोप सकते हैं? हमारे नेता ने कई बार इस बात का खंडन किया है, खंडन बुरा बाल का, कि ना हम ऐसा कह सकते हैं, ना हमने ऐसा कभी कहा है। आपकी पार्टी में स्पेस है इन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? मैं बिल्कुल स्पेस है। मैं आपको तो बता रहा था कि जो 80 MLAs हमारे निर्वाचित हुए उसमें एक ब्राह्मण शिवानंद तिवारी जी के सुपुत्र और 2 राजपूत हमारे जीते हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा आपको कि सोशल जस्टिस का मतलब न तो सैद्धांतिक रूप से न तो व्यवहारिक रूप से यह होता है कि किसी को एक्सक्लूड कर दो। हम तो डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन के खिलाफ हैं। हम तो इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। अब राज्यसभा के जो हमारे 5 मेंबर्स हैं अभी एग्जिस्टिंग, उसमें आप देख लीजिए कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। प्रेमचंद गुप्ता वैश्य समाज से, जेठमलानी जी सिंध से आते हैं, सिंधी समाज से, अशफाक करीम माइनॉरिटी सेक्शन से, मनोज झा जी अगड़े समाज से, और मीसा भारती पिछड़े समाज की महिला। और ये जो मनोज झा का आपने जिक्र किया, ये तो एंटी मंडल एजिटेशन के नेता थे, इनको आप कैसे ले आए? मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो जिस दल में थे और उन्होंने पिछले मंडल जयंती पर उन्होंने कहा, जब जेएनयू हम लोगों ने उनको बुलाया था, अभी हृदय परिवर्तन आ गया, ठीक है, उन्होंने जो पर- कहा, मैं तो या तो आप मेरे सामने ही वह परोस दीजिए वो सारे तथ्य कि यहाँ पर उन्होंने राइटिंग में या फिर कहीं किसी एजिटेशन में मंडल का विरोध किया हो, अगर किया हो तो फिर वो हमारे सामने होने चाहिए। दूसरा, मैं आपको ही उसमें सप्लीमेंट करता हूँ कि वो थे माले में, और माले का जो लाइन था विनोद मिश्रा ने जो कहा ओरिजिन में था कि मंदिर मंडल फ्रेंजी, यही टर्म का इस्तेमाल किया। अब जिस पार्टी में जो लोग होंगे उस पार्टी का जो स्टैंड होगा, उस स्टैंड के साथ खड़े होना उस आदमी की बाध्यता रही होगी। अगर इसमें सच्चाई है ऐसे तो हर संघ की बाध्यता है कुछ ना। किसकी? हर जो संघ का व्यक्ति है उसकी भी कुछ ना कुछ बाध्यता नहीं नहीं नहीं, संघियों से तो हमारी शुरू से भिड़ंत होती रही है, लेकिन आप संघी को और मनोज झा को आपको लगता है कि कहीं से भी ये ठीक ठाक तो ना है? आरक्षण का विरोध वो भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट के में बहुत सारे लोग काका कालेलकर की रिपोर्ट को ही लागू कर देने की बात थी मोरारजी की सरकार में, लेकिन बहुत सारे कम्युनिस्टों ने बोला नहीं नहीं, डेमोग्राफी बदल गई, एक नए सिरे से गठन होना चाहिए, और फिर बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया। तो लेकिन आज भी हमारा नारा कम से कम यह नहीं है कि लाल भगवा एक है, कुछ अच्छाइयाँ हैं उसमें। तो आपको लेकिन आरक्षण विरोधी लेकिन जहाँ कहीं भी वो गोलमोल करते हैं, जहाँ कहीं भी कैंपस के अंदर भी नजीब के मामले में ढुलमुल देती नहीं, बल्कि बहुत ही वाहियात ढंग से वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो रोल निभाया, हमने उसकी खुलेआम न सिर्फ आलोचना की बल्कि हमने उनका जीना दूभर कर दिया था कैंपस में। वो नहीं बोल सकते थे हमारे सामने। कन्हैया नहीं, मोहित पांडे जी ने साइन किया था उसमें नजीब वाले मामले में। और आज नजीब की आज गुमशुदगी है और नजीब का कहीं कोई अता पता नहीं है, तो उसमें मैंने उस दिन भी कहा कि उसमें राइट विंगर जितने जिम्मेदार हैं, लेफ्ट वाले भी कम शरीके जुर्म नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ तक मंडल कमीशन की बात है और इसमें मनोज झा जी के रोल की बात है, आज वह हमारी पार्टी के कई वर्षों से स्पोक्स पर्सन हैं, आज हमारी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, और हमारी पार्टी के नीति और सिद्धांत से जरा सा भी उनका भटकाव हो तो पार्टी 2 मिनट नहीं लगाएगी अपने आप को डिसोसिएट करने में। लेकिन मनोज झा जी ने तो लगातार हमें डिफेंड किया और हमें रिप्रेजेंट किया है, डिफेंड करने से ज़्यादा। तो वो हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं और हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं। चलिए, बात चली है मनोज झा जी से अकोमोडेट करने से, तो अगर कल के दिन नीतीश जी फिर से पलटी मारते हैं तो आप पार्टी में ले लेंगे उनको? अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी नहीं लेंगे? क्यों लेंगे? अगर कभी पार्टी हाईकमान ऐसा निर्णय ले, मेरे हाई कमांड का जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और इस देश के यंगेस्ट लीडर अपोजिशन तेजस्वी जी ने कहा कि दरवाजे बंद हैं, तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं है नीतीश जी अब की? ऐसे आदमी को लेने से तो हम पर इल्जाम लगेगा अवसरवाद का। हमें क्या हड़बड़ी है? एक कड़े मार्ग में जाने की जनता हमको बिठा देगी। एक और सवाल,
19 में क्या होगा, गठबंधन होगा, कैसा होगा? क्योंकि मायावती जी तो बार बार ड्रिफ्ट अवे हो रही हैं, वो उनका फिक्स नहीं है, वो गठबंधन में है नहीं है, कांग्रेस को वो डिसोन कर चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में कैसे गठबंधन होगा? लालू जी ने जो सपना देखा था, जो पटना में रैली की थी, वो सपना तो धूमिल होता दिख रहा है। नहीं, इतनी जल्दी हम लोगों को, देखिए जब प्लान क्रैश करता है तो उसके पहले प्लान में क्या होता नहीं होता, क्या चाल रही थी, किस तरह की स्थिति में प्लान उड़ रहा था, वो सब नहीं मैटर करता है। जिस वक्त क्रैश होता है प्लान, अंत में जो रेटिंग रह जाती है उसी को लोग देखते हैं। तो हम समझते हैं कि उड़ान भर चुका है यह विपक्षी एकता का जो जहाज़ है, अब वो बड़ी सफलतापूर्वक लैंड भी करेगा। और इसलिए हमको किसी भी तरह की जल्दबाजी में भरी टिप्पणी जो मीडिया के अंदर भविष्यवेत्ता टाइप के लोग एंकर बन गए हैं वो ऐसा करते हैं, हमको उससे बचना चाहिए। हम मायावती जी ने अभी बोला है सूबे के अंदर गठबंधन नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम केंद्र में किसी अलायंस के साथ होते हैं और सूबे में अलग ढंग से लड़ते हैं, लेकिन व्यापक गोलबंदी और मोर्चेबंदी और एकता की कोशिश लगातार जारी है। और लालू प्रसाद जी जब बाहर थे तब भी बोल रहे थे, और बल्कि जिस वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया था राज्यसभा से तब भी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी आपको भेजने के लिए तैयार है। तो आपका मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या होगा गठबंधन का? सारी पार्टी तो अलग अलग विचारधाराओं से आती है। नहीं, उसी में ना कोई तो आपका एक कॉमन प्रोग्राम जो होता है, मान लीजिए हाँ, क्या होगा? जब आप यूपीए बताइए। 1 भी था तब भी मनरेगा जैसा स्कीम जो आया, जिसको आप मुझे मोन्यूमेंटल सिर्फ- डिजास्टर कह रहे थे, वो हमारी पार्टी के रघुवंश बाबू थे उस समय ग्रामीण विकास मंत्री। लोग भूल जाते हैं इस बात को। हम रीजनल पार्टी जरूर हैं, लेकिन हमारा आउटलुक और हमारा कैरेक्टर नेशनल है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ये कौन सा वो है रजिस्टर, नेशनल सिटीजन वाला, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, यही है ना, असम है। उसमें आप बताइए इससे बड़ा मने आयरनी क्या होगी कि फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, उनके परिवार का नाम गायब है। असम की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी उनका नाम गायब है। तो हम चाहेंगे कि इस देश में जो बखेरा है पहले उसको बंद करें। हमारा एजेंडा पहले जान माल की हिफाजत होगी, इज्जत आबरू और अस्मिता बचेगी, तब तो बाकी एजेंडे पर हम बात करेंगे। इसलिए हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि भाई यह घर बचे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, जो वसीम बरेलवी कहते हैं वो सच है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हम सारी पार्टीज मिलकर बैठेंगे और जो भी कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा वो ये होगा कि जो गरीब गुरबों, जो मिडिल क्लास का जो कामगार तबका था, जो मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप लेके किसी तरह से कर रहे थे, उन सब की कमर तोड़ दी गई जीएसटी के जरिए। नोटबंदी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। कहाँ गए? हम इस पर जांच बिठाएंगे। तो आप ये सब पब्लिक डोमेन में कैसे ले जाएंगे? पब्लिक डोमेन मतलब कैसे ले जाएंगे? लोगों को के बीच ना। आप तो आप खुद पर से जातिवाद का तकबा नहीं हटा पाया। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे आपके पास सब डेटा है, पर ऊपर तकबा नहीं जब हटा पाए, तो भी ये सब जब कैसे भी ले जाएंगे? टेलीविजन चैनल्स की टीआरपी गिरती है तो हमारे नेता को गाली देता है और उसका टीआरपी ठीक हो जाता है। अब किसी की रोजी रोटी चल रही तो उसमें हम क्या करें? तो जयंत, आप ये परसेप्शन चेंज कैसे करेंगे? आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया को मनु स्ट्रीम मीडिया कह ही रहे हैं, तो वो तो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। तो आपके पास ऑल्टरनेट मीडिया है, ऑल्टरनेट तरीका है जनता तक पहुंचने का। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि 19 का जो चुनाव है वो गांधी मंडल अंबेडकर वर्सेस गोलवलकर और गोडसे होने जा रहा है। और उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से गोडसे जिंदाबाद के स्लोगन लग रहे हैं, जिस तरह से 2 लाख ऑनलाइन तलवारें रामनवमी के दिन बांटी गई, खरीदी गई, जिस तरह से यहाँ के मिनिस्टर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, वो सब काम बंद हो। और जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को तबाह किया जा रहा है, इसमें सारे दल के साथ बैठकर हम तय करेंगे कि जो सीट कट हो गया, जो ये तीसरी पीढ़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रही है वो पढ़ने पाए, फी हाइक को हम घटाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को हम पर बेहतर करें, और जो हमारी इकोनॉमी की हालत हुई है उसको हम पटरी पर लाएं। मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने जा रहा है इंडियन करेंसी, मुद्रा, रुपया 74 दशमलव कुछ हो गया डॉलर के मुकाबले, 75 पार करेगा, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो आप जीतेंगे 19 से? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जनता के विवेक और बुद्धि पर हमको भरोसा है कि वो हमें चुनेगी ही नहीं, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए इस तरह के वाहियात सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों को बेदखल करेगी। तो तीसरी पीढ़ी राज करने आ रही है या नहीं? एकदम करने आ रही है। आप देखिए ना कि जो अजय सिंह बिष्ट बोल रहे हैं कि नौकरियों की कमी नहीं है,
योग्य लोग नहीं मिल रहे, मतलब एकमात्र योग्य वही आदमी है। नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि नौकरियां हैं ही नहीं, तो आरक्षण पर बात करने की जरूरत क्या है। और मोदी बोल रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां बांटी, इतनी बांटी, हमारे पास आंकड़े ही नहीं, आंकड़े इकट्ठा करा रहे हैं। मजाक बना दिया है पूरे देश को। यूपीएससी के अंदर जो रिक्रूट होने वाले लोग हैं उनकी संख्या 2014 से लगातार घट रही है, संख्या घटाई जा रही है, नौकरियां हैं नहीं। ये बोल रहे हैं पकौड़े तलो, सारे लोग पकौड़े तलने लगे, खाएगा कौन? तो तीसरी पीढ़ी राज करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है मोदी सरकार को। बिल्कुल, और वो जो आक्रोश है उसकी परिणति और उसकी तर्जुमानी वोट में ट्रांसलेट होके होगा। चलिए जयंत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से चाहते हैं तीसरी पीढ़ी राज करे। शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। शुक्रिया जयंत।